हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम जो है 2024 में जो आपका मैथ का पेपर हुआ था, ये 822 HY कोड का, ठीक है, इसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और ख़ुद भी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये मान के चलिए कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इस पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जिनको भी नहीं पता कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम कैसे आता है तो वो देख लीजिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम पेपर इस टाइप का होगा, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर फिल होगा और उसके बाद आपका नाम फिल होगा। केवल आपको पेपर पे ही फिल करना है, कहीं भी कॉपी पर अपना नाम फिल नहीं करना, ठीक है। और ये आपको 3 घंटे इसमें 15 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट जब शुरू के 15 मिनट किसके लिए होते हैं? क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए होते हैं। और कितने नंबर का क्वेश्चन होएगा आपका पेपर? ये 70 नंबर का होगा, ठीक है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपके 100 नंबर में से मैथ के नंबर मिलेंगे। देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सेक्शन ए शुरुआत होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको हम MCQ बोलते हैं। ये कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी आपके 20 नंबर के ये बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बहुविकल्प इसमें दिया है वो क्या दिया है? बहुपद 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 के शून्यकों का योगफल होगा। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग कितना होता है? माइनस के b/a, है ना। तो माइनस के b/a कैसे होगा कि शुरुआत वाला a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो माइनस के b/a निकालना है मेरे को। तो माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है? 5 है और a की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? -5/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया गया था समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे? देखिए इसमें पूछा है कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल किन दो रेखाओं का नहीं होता? जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है कि सर A1:A2 बराबर होता है B1:B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता C1:C2 के। ये आपको याद होगा, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। तो देखिए A1:A2 कैसे निकालेंगे? ये इसका A1 हो जाएगा, ये B1 और ये C1। ये इसका A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये C2। तो A1:A2 निकालेंगे यानी 2/3। फिर बराबर रख देंगे B1:B2 यानी A/-5, ठीक है। बस दो को लेके हल कर देंगे। ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 5 दूनी 10, माइनस के 10/3 आ जाएगी ए की वैल्यू। तो ए का मान कितना आ जाएगा? -के 10/3। तो इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 2x² प्लस के 5x प्लस के 4 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? ये मूलों की प्रकृति पूछी आपसे द्विघात समीकरण में। तो आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना होता है? सबसे पहले b² - के 4ac को, ठीक है। तो b² - 4ac निकालिए। इसमें b की वैल्यू कितनी है सर? 5 है। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, -4ac। a कितना है? 2 और c कितना है? 4। 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 ac हो जाएगा, यानी 32। और 25 में से जब 32 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? -7 आ जाएंगे। और जब भी आपका b² - के 4ac निगेटिव आता है उसका मतलब वो काल्पनिक होंगे। तो इसमें जो है वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक का दूसरा नाम ही क्या है? अवास्तविक या वास्तविक नहीं होंगे। तो आपको जो है मूलों की प्रकृति अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका AP वाले चैप्टर से है। समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और -, 254 का अंत से 10वां पद। इसमें पूछा है अंत से 10वां पद। तो अंत से 10वां पद निकालेंगे, करने की कोशिश करिए। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। इसमें a का मान कितना है सर? 4 है। d कितना होता है? d मतलब सार्वंतर। तो 9 में से जब 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और l कितना दिया है? लास्ट टर्म दिया है आपको 254, ठीक है।
अब nवां पद पूछे अगर अंत से, तो अंत से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, अंत से nवां पद यानी an बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है सर, ये रही 254, माइनस n का मतलब कौन सा पद पूछा है हमसे, 10वां पद पूछा है, यानी 10 रख देंगे यहाँ पर, माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया है इसमें, 5 दिया है, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 9 और 9 पंजे 45 आ जाएंगे इधर। और 254 में से जब 45 जाएंगे कितना बचेगा, 209 बचेगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया होगा, पर अगर आपको याद हो तो सभी ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको कराए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज वाले चैप्टर से है। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है यानी एक जोड़ा है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। यानी दो त्रिभुज समरूप हैं, इनको हमें लिखेंगे कैसे कि दो त्रिभुज कैसे समरूप होंगे। ध्यान से देखिए, कहीं भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनको लिखने का तरीका क्या होगा, जहाँ पर इनका एंगल समान होगा जो एंगल कहाँ पर समान है इनका, बी इसका भी 80 है और इसका एंगल डी इसका भी 80 डिग्री है। यानी कि हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो बी और डी दोनों सेम पोजीशन पर आएंगे, ठीक है। और हमेशा कौन कहाँ पर आता है, बीच में आता है, आपको याद होगा। तो इसमें बी बीच में आया हुआ है तो बी दूसरे नंबर पर है तो डी भी दूसरे नंबर पर आना चाहिए। इसमें ई दिया है दूसरे पर, ये गलत हो जाएगा। इसमें बी बीच में है और इसमें एफ बीच में है तो इसमें बीच में क्या आना चाहिए, तो डी आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कौन बी बीच में है तो इसमें डी भी बीच में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जहाँ पर भी एंगल बराबर होंगे वो एंगल हमेशा बीच में आएंगे और दोनों ही समान पोजीशन पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने की ट्रिक क्या होती है, जो भी बिंदु दिया हो उसी का वर्ग करके योग करके वर्गमूल ले लेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16 और इसका ले लेंगे अंडर रूट। तो 16 और 9 25 और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा मेरी ट्रिक कितनी काम आ रही है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से करने, क्योंकि ऑप्शनल सवाल है। एग्जामिनर केवल आपका देखेगा कौन सा ऑप्शन बच्चे ने सही लगाया है, वो ये नहीं देखेगा किस मेथड से किया है आपने, चाहे ट्रिक से क्या हो चाहे आपने मेथड से क्या हो जो किताब में दिया है। लेकिन बहुविकल्प सवाल है, आपको केवल एक ही नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भी मैंने बहुत कराए हुए हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं कराता हूँ आपको। कोट ए बराबर 3/4, तो आपको लाल बटे कक्का याद है ना, लाल बटे कक्का। तो कोट थीटा कहाँ पर गिवन होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी ये आपका आधार हो जाएगा और ये आ जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो एक त्रिकोण बनाइए यानी त्रिभुज जिसमें आधार 3 है और एक कर्ण इसमें 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। सेक ए का क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर जो है हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। कोट ए क्या होगा, आधार बटे लंब, तो ये लंब होगा, ठीक है। ये 3 है तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक भुजा 3 हो दूसरी भुजा 4 हो तो तीसरी क्या होती है, आप ही को याद होगा 5 होती है, क्योंकि इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ करके अंडर रूट लेंगे तो कर्ण आ जाएगा ना आपका, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसने सेक ए। सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो हमसे कर्ण बटे आधार की वैल्यू पूछी है। कर्ण कितना है सर, 5 है। आधार कितना है सर, 3 है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 5/3 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को अभी और वीडियो को साथियों को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। tan अल्फ़ा का मतलब यानी दोनों tan और sin किस एंगल पर समान होते हैं। तो आपको tan के और sin के जो टेबल में वैल्यू होती है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको याद होगा सर tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये दोनों मान किस एंगल पर बराबर होंगे, 0 डिग्री पर, है ना, ठीक है। अगर आप 45 रख कर देखें भाई, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और sin 45 की होगी 1/√2, तो बराबर तो नहीं है। अगर आप 60 रख के देखें तो tan 60 की वैल्यू होगी √3, और लेकिन sin 60 की कितनी होगी, √3/2, वो भी बराबर नहीं आ रही। ऐसी ही tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये भी बराबर नहीं आ रही। तो किस एंगल पर बराबर आ रही है, ओनली 0 पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक छड़ है, ठीक है, ये छड़ है
और अगर छड़ की छाया क्या होगी, छाया या तो इधर की ओर पड़ेगी या इधर की ओर पड़ेगी, तो एक तरफ को मान लो कहीं को भी, तो ये इसकी छाया हो गई, ये क्या हो गई, इसकी छाया हो गई। और जो छाया से अनुपात है यानी छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, तो लंबाई पहले आएगी उसके बाद छाया आएगी, तो पहले लंबाई की वैल्यू दी है और ये छाया की वैल्यू दी है, तो यानी लंबाई अगर इसकी छड़ की 1 है तो छाया कितनी है, √3 है ना। और यहाँ से यहाँ तक का सूर्य का उन्नयन कोण बोलते हैं जब नीचे से देखते हैं, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो आपको लंब दिया है 1 और आधार दिया है √3, तो लाल बट्टे काका से देखिए, लाल बट्टे काका जिसमें लंब और आधार दिया हो आपको, तो लंब और आधार इसमें है, तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार यानी 1/√3 है ना। और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो ये कैसे करते हैं, देखिए एक वृत्त है, अब वृत्त का व्यास कहीं भी मान सकते हैं, मान लीजिए व्यास है। अब वृत्त का व्यास पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा यानी समांतर लेनी है और स्पर्श रेखा लेनी है, तो ये कितनी खींची जा सकती है हमसे पूछिए। तो केवल और केवल 2 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं जो समांतर भी हो और स्पर्श भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना होगा, θ/360 और इंटू में πr², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें जो जो वैल्यू दी है उसने रख दीजिए, ये r की वैल्यू है त्रिज्या और ये थीटा की वैल्यू है, तो थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई दिया है, तो पाई एज इट इज रख दीजिए। r की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ स्क्वायर को, है ना। अब देखिए 0 से 0 गया और 6 से 6 बार गया, 6 36 और 6 से ये चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 24 पाई। तो 24 पाई किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करें और उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ साथ सोल्व कर रहे होंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का व्यास दिया है, इसमें त्रिज्या नहीं दी, उसका आयतन पूछा है और आयतन में भी यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, व्यास ही है, तो आपको आयतन में क्या रखना है, व्यास ही रखना है। तो याद होगा आपको गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ है ना। ये होता है गोले का आयतन किसके पदों में, जब त्रिज्या दी हो, लेकिन अब त्रिज्या तो दी नहीं उसने, क्या दिया है उसने, का व्यास दिया है। तो हम जानते हैं त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, d बराबर होता है 2r के। ठीक है, तो यहाँ पर r की जगह मुझे क्या रखना है, d, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, d/2। ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ ना भाई, r बराबर d/2, तो r की जगह यहाँ पर d/2 रख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। 4/3 पाई एज इट इज, r की जगह क्या रखना है, d/2 और होल क्यूब है तो होल क्यूब लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई और d की क्यूब हो जाएगी और नीचे 2 की क्यूब यानी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ऊपर आ जाएगा 1 और बटे में 3 दूनी 6 और पाई और d की क्यूब यानी 1/6 पाई d की क्यूब। तो 1/6 इसमें नहीं है, 1/6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1/6 पाई d की क्यूब, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले फिंगरों पे याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया है, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसने क्या पूछा है, r त्रिज्या का एक ठोस गोला, अर्धगोला, ठोस अर्धगोला कैसे बनता है, मान लीजिए अर्धगोला है, ठीक है जी, ये इसका ऊपरी सिरा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है वो, तो गोले का अर्धगोले, अगर ये पूरा गोला होता, अगर ये पूरा गोला होता तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है इसमें 4 पाई r², लेकिन अगर अर्धगोला हुआ तो इसका होता है 3 पाई r², तो इसको याद रख लीजिए डायरेक्ट, तो कितना जाएगा इसमें 3 पाई r²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओनली इसमें माध्य का वर्ग पूछा है, तो माध्य का वर्ग किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। ये इसमें बारंबारता दी गई है, तो सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता और निकाल लीजिए, संचयी
बारंबार था। तो संचयी बारंबार था कैसे निकालते हैं, सबसे पहली वाली को एज इट इज लिखेंगे और उसमें नेक्स्ट बारंबार था जोड़ते चले जाते हैं लास्ट तक। तो 4 और 6 10 हो जाएंगे, फिर 6 में 5 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 15 में 8 जोड़ेंगे यानी 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे 25। ठीक है, अब इसमें जो है 25 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें टोटल बारंबार था किसने है यानी n बराबर इसमें 25 हैं। तो n बराबर जब 25 होता है तो हम माध्य का वर्ग निकालने के लिए चेक करते हैं n/2 कहाँ पर पड़ेगा। तो n/2 कितना आ जाएगा, इसमें 12.5 आ जाएगा, यानी 25 का आधा 12.5 होता है ना। तो 12.5 जो है मेरा किस संचयी बारंबार थे हमारा, भाई संचयी बारंबार तो यहाँ 10 है और यहाँ पर 15 है। तो ये जो है 10 से आगे है तो इसमें ये आ जाएगा 15 वाले में। तो 15 वाले का जो वर्ग होगा यानी 10 से 15 ये वाला हो जाएगा आपका माध्य का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15। ठीक है, आप सभी को ये तो पता ही होगा ना कि कैसे ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता और माध्य का वर्ग। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्य का क्रम से 27 और 29 है तो इसका बहुलक क्या होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो जब माध्यक और माध्यिका और बहुलक तीनों में रिलेशन निकालना हो तो क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला ये हो जाएगा 3 गुना माध्यिका 3 गुना माध्यक और -2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो रख दीजिए मान, माध्यक का मान कितना दिया है उसने, माध्यिका है 29 और माध्य है 27। तो 3 गुना 29 -2 गुना 27। तो 3 नम 27 हासिल लगभग 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 27 दूनी 54 और 7 में से 4 गए 3 बचेंगे और 8 में से 5 गए 3 बचेंगे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी 33। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बोला है 16। एक वर्ग अंतराल दिया है और एक बारंबारता दी है, इसका माध्य पूछा है। तो माध्य का मतलब होता है x बार यानी समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं है आप टेबल ही बनाओ, आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। भाई जब वर्ग अंतराल दे और बारंबारता दे, इसको f बोलते हैं ना बारंबारता को, तो इसमें हमें एक मध्यमान और निकालना पड़ता है। कौन सा मान, मध्यमान। और मध्यमान की अलग टेबल बनती है, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x कैसे आ जाएगा, इसका मध्यमान कितना आ जाएगा 0 और 10 का मध्यमान यानी 5 आ जाएगा। और 10 और 20 का मध्यमान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और 20 और 30 का मध्यमान कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। यहाँ 15 लिखिए 25, इनको काट देता हूँ 1 मिनट। और 30 और 40 के बीच का मान आ जाएगा 35। और अब एक और टेबल बनाते हैं fx की, यानी 2 पंजे कितना आ जाएगा 10 और 15 एकम 15 और 25 चौके 100 और 35 दिया 105। और अब क्या करेंगे, इसमें सिग्मा f निकालेंगे और सिग्मा fx निकालेंगे। ठीक है, f इंटू एक्स। सिग्मा f कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10। सिग्मा f कितना आ जाएगा 10 15 25, 25 और 105 130, 130 और 100 230, ये आ जाएगा 230। अब x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा f। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया 230 और सिग्मा f का मान आया 10। तो 10 से जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 23। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, जब भी अधिवर्ष बोले, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 और जो शेष दिन होते हैं वो होते हैं 2, यानी 366 में 53 तो पूरे पूरे हफ्ते हो जाएंगे, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अब जो 2 दिन होंगे वो 7 दिन में से कोई से भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, और 2/7। ठीक है, तो इसको रट लीजिए डायरेक्ट, चाहे वो सोमवार पूछे, चाहे मंगल पूछे, चाहे रविवार पूछे। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि लीप वर्ष में 53 कोई सा भी दिन पूछ सकता है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/7। लेकिन अगर वो साधारण वर्ष पूछ लेता, ध्यान से देखना, साधारण वर्ष कि अगर वो पूछता एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, अब साधारण वर्ष में बचेगा एक शेष दिन और नीचे आ जाएगा 1/7। तो साधारण वर्ष का जो आंसर हो जाएगा 1/7 और लीप वर्ष वाले का आंसर हो जाएगा 2/7। ये 101% हर बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें बोला है 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था,
प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं भाई, 2020 को देख पहले चेक कर लीजिए साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जिस वर्ष में 4 से भाग लगाने पर वो पूरा पूरा कट जाए वो लीप वर्ष होगा, और जिसमें 4 से भाग लगाने पर कोई शेष बच जाए वो साधारण वर्ष होगा। तो 2020 जो है 4 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, और जब लीप वर्ष होगा तो दिन कितने हो जाएंगे इसमें, 366 दिन हो जाएंगे, हाँ है ना। और 366 दिन में से उसने बोला है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, यानी एक दिन पूछा है। तो 366 में से एक दिन का मतलब हो जाएगा 1/366, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन अगर वो अगली बार क्या हो सकता है, आपसे सन चेंज करके पूछ ले, मान लीजिए 2023 पूछ ले उसने कि बताओ दोनों मित्रों का जन्म 2023 में हुआ है, तो बताओ दोनों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता, एक ही वर्ष मतलब एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या होगा, ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में क्या होता है 365 दिन होंगे, और इसमें आ जाएगा फिर 1/365। ठीक है, अगर लीप वर्ष हुआ तो आंसर 1/366, और साधारण वर्ष हुआ तो आंसर 1/365। तो हमको जो है दोनों कंडीशन के लिए तैयार होकर चलना है अब इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछिए आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4, और -2 करेंगे 2 का वर्ग, और 1 में से 3 जाएंगे फिर भी -2 का वर्ग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितना होता है 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको भी ऐसे ही करने हैं मेरी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या क्या कौन सी है इसमें, देखिए ये भी परिमेय है, क्यों कि 25 जो है 5 का वर्ग है, और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो ये कैसी है, परिमेय है। √81 को हम लिख सकते हैं 9 का वर्ग, और 9 को लिख सकते हैं 9/1, ये भी परिमेय है। 5/3 पहले से ही परिमेय है, और 5 + √2 ये है आपकी अपरिमेय। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि जिस पर अंडर लग गया कि डायरेक्ट लगा दिया ए परिमेय, पहले ये भी चेक कर लेना कि अंडर के अंदर कोई पूर्ण वर्ग तो नहीं लिखा। अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे अंडर के अंदर अब 2 है भाई, 2 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये जो है एक अभाज्य संख्या है। यानी जो अभाज्य नंबर हुआ किसके अंदर, वर्ग के अंदर, सॉरी रूट के अंदर कोई अभाज्य नंबर हुआ तो वो अपरिमेय कहलाएगी। लेकिन अगर कोई भाज्य नंबर हुआ तो वो कहलाएगी आपके परिमेय, और भाज्य में भी वो देखना है जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है आपके 20 के 20 बहुविकल्प खत्म होते हैं, तो मुझे कमेंट में बताना कि आपने 20 बहुविकल्प में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट के पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन बी में जो है आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नहीं सॉरी 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, यानी ये 12 नंबर का सेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक पहला सवाल दिया है इसमें, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए, आप भी करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहले का ए है, इसने पूछा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हम मान लेंगे दोनों संख्याएं, माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे y, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार पढ़ेंगे। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या अगर x है दूसरी y है, इनका अंतर क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा एक संख्या मान लीजिए वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब x का मान ठा करके यहाँ पर रख दीजिए, किस में, समीकरण नंबर 1 में। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3y आ जाएगी, और -y पहले से ही है बराबर 26। 3y में से एक y चले गए, कितना आ जाएंगे 2y बराबर 26, और 2 से गया 13 बार, यानी y का मान आ जाएगा 13। अब y का मान आ गया तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो जब समीकरण 2 में रखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुना 13 और 13 तिया 39। ठीक है, तो ये इसमें पहली संख्या क्या हो जाएगी, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। ठीक है, ये इसके जो है राइट आंसर बन जाएंगे। अब आपको मान लीजिए अपने आंसर भी चेक करने हैं कि हमने जो सवाल के आंसर बताया वो सही है या गलत। तो इसमें जो दिया है उसने उसी को फॉलो करिए। दो संख्याओं का अंतर कितना बोला उसने, 26। तो क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 आ रहा है भाई? 39 और 13 में डिफरेंस देखेंगे तो 26 का ही है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये जो 39 है ये 13 की 3 गुनी है क्या? बिल्कुल है। तो इस हमारे जो दोनों आंसर आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं, यानी बिल्कुल सही आए हैं। तो 2 नंबर इसमें आपके पक्के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है यदि कोट 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए हैं, तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। इसने दिया है यदि कोट 2a बराबर tan a माइनस के 22 डिग्री, तो a का मान पूछा है, सिंपल सा a का मान पूछा है। तो आपको याद होगा कि जब भी दो चीज़ बराबर होती हैं या तो वे tan में हो या कोट में बनाने पड़ती हैं। तो याद होगा tan को कोट में कैसे चेंज करते हैं या कोट को tan में कैसे चेंज करते हैं। तो लिखते हैं, चूँकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, कि अगर मैं कोट को tan में से घटा दूं उस एंगल को, तो कितना आ जाएगा, tan में बन जाएगा। तो कोट 2a कितना आ जाएगा, कोट 2a की जगह हम लिख सकते हैं भाई, जैसे कोट 2a का मान निकालना है तो थीटा की जगह बस 2a रख देंगे। तो tan 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, हाँ है ना। तो कोट 2a की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस, एक सेकंड आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ना क्लियर। तो कोट 2a का मान कितना आ जाएगा, tan 90 माइनस के 2a। ठीक है, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम tan 90 माइनस 2a बराबर tan a माइनस के 22 डिग्री। ठीक है, अब tan से गया tan, तो 90 माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस के 22। इस 2a को इधर ले जाएंगे तो 3a बन जाएगा, और 22 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 90 और 22 बनेंगे 112। और 3 से जब 112 को काटेंगे तो ये कटेगा, इसमें 3 तिया 9 और बचे कितने, 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, बचे कितने, 1 बचा, पॉइंट लगा के ताल ली 0 और 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यानी a का मान आ जाएगा 37.3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर पक्के इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा है इसका पार्ट। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो इस टाइप का सवाल भी आपको पता है कैसे करना है, चलिए करते हैं इसको भी। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखें, यहाँ पर सॉल्यूशन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, इसको परिमेय मानते हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः √2 बराबर p/q, जहाँ p व q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, व इनमें या वह इनका कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। इतना लिखना है, उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या माना √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय है तो हमने लिख दिया इसको p/q, और जहाँ p व q दोनों दोनों पूर्णांक हैं, वह इसका कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ये मान लिया। अब आगे देखिए, इन दोनों का कर दीजिए, या q को इधर ले जाएंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, √2q, है ना। तो दोनों का जब वर्क करेंगे अंडर हटाने के लिए तो लिख जाएंगे p² बराबर में 2q², दोनों का वर्क कर दिया। तो जब p² बराबर हमें 2q² है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अगर ये p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य है।
ठीक है। और अगर कोई संख्या किसी नंबर से विभाजित होती है तो हम इसको लिख सकते हैं p बराबर में 2r। अब फिर से इसका वर्ग कर देंगे, p स्क्वायर बराबर में 4r स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 4r स्क्वायर है और यहाँ पर p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर है। तो दोनों p स्क्वायर के मान है, हम इक्वल रख सकते हैं इनको। तो लिख देंगे इसकी जगह 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, 2 से गया 2 बार तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2r स्क्वायर। तो लिख देंगे अतः q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। अब देखिए हमारा जो p है वो भी 2 से विभाज्य आ रहा है और q भी 2 से विभाज्य आ रहा है। अतः p व q दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं। लेकिन जो हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने माना था कि p व q दोनों में कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों 2 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहा है इस बात का। तो लिखेंगे यह विरोधाभास है, विरोधाभास है कि ये लिखेंगे p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात का भी विरोधाभास है ना। और यह लिखेंगे यह गलत, यह इस बात का विरोध करता है, यह गलती हमारी गलत कल्पना, जो हमने गलत कल्पना क्या मान ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुई, ठीक है। यानी ये जो गलती है हमारी गलत परिकल्पना √2 एक जो परिमेय संख्या मानी थी हमने, इसके कारण प्राप्त हुई है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब सही क्या होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको सेम ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपने मेरे से भी पहले कर लिया होगा और 2 नंबर इसमें भी आपके पक्के, कोई नहीं काटने वाला। अगर आपने बिल्कुल एज इट इज उतार दिया, ये एज इट इज ही उतारना है, ठीक है। इसका और कोई मेथड है ही नहीं इसके अलावा आपको करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर इसमें डी क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका वाला जो यह है 2 नंबर का सवाल। तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। तो इस सवाल को करने का मेथड क्या होता है, इसको टेबल बनाओ पहले तो, वर्ग अंतराल और बारंबारता, और तीसरी टेबल बनती है संचयी बारंबारता। तो लिखिए इसमें वर्ग अंतराल में 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। ये इसमें जो है इसकी बारंबारता लिखेंगे। अब इसमें कितनी है, 7, 8, 5, 20, 13 और 7। अब लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में सबसे शुरुआत वाली एज इट इज, फिर उसमें नेक्स्ट जोड़ते चले जाते हैं। 7, 8, 15, 15, 5, 20, 20, 20, 40, 40, 13, 53 और 53 और 7, 60। यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये जो लास्ट वाला होता है यही तो n होता है। तो यहाँ से n/2 कितना आ जाएगा, n/2 बराबर आ जाएगा इसमें। और 60 क्या है, एक सम है ना, तो सम वाला सूत्र लेगा। n/2 का मतलब आ जाएगा 30। तो इसका जो माध्यिका वर्ग हो जाएगा, माध्यिका वर्ग वह वर्ग होगा जिसमें संचयी बारंबारता 30 होगी। 20 के आगे जो 30 आएगा वो किस में आ जाएगा, 40 में आ जाएगा। और 40 का जो वर्ग है, वर्ग अंतराल, वही क्या है आपका माध्यिका वर्ग। यानी 30 से 40 क्या मेरा माध्यिका वर्ग।
ठीक है। अब इसमें जो है इसकी ये L इन 30 क्या है, निम्न सीमा है, तो लिखेंगे L बराबर 30। L का मतलब हो जाएगा यहाँ पर निम्न सीमा, ठीक है। तो निम्न सीमा और माध्यक विस्तार कितना है इसमें, तो लिखेंगे वर्ग विस्तार। विस्तार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से, और h का मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 40 और 30 का डिफरेंस है 10 का। अब ये जो 40 आया है इससे ठीक पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है इसको बोलते हैं हम CF, और इस वाले यानी वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होती है इसको बोलते हैं हम F। तो लिख देंगे F बराबर 20 और CF बराबर भी 20, ठीक है। F बराबर भी 20 है और CF बराबर भी 20 है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे किसका, माध्यिका का, अतः माध्यक बराबर, तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में आ जाएगा F और इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। L का मान रखें यहाँ पर 30, n/2 का मान कितना है 30, माइनस CF का मान कितना है 20, अपॉन F का मान कितना है, यहाँ पर से लिखेंगे 20, इंटू H का मान कितना है सर, H का मान है 10। अब इसको देखिए 10 से 20 कट जाएगा, 10 30 में से 20 गए, 10 ही बचेगा, और 30 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो इसका जो माध्यक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, हमने जो है नीचे 2 नहीं लिखा था, 2 लिखेंगे, और 2 से जब 10 कटेगा 5 आ जाएगा, और 30 और 5 35 हो जाएगा। अब होगा इसका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो इसमें ई है यानी 5वां है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल तो आपको आते ही हैं ज्ञात करने, इसके फैक्टर करेंगे, 4x² प्लस के 9x प्लस के 5 बराबर 0। मूल का मतलब होता है x के मान। तो यहाँ पर इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, 4 पंजे 20। क्या 20 के हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिनका योग 9 हो, तो 4 और 5 इनका फैक्टर हो जाएगा। तो 4x² प्लस के 4x प्लस के 9x 5x लिख देंगे इसको, और प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन लीजिए तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा 4x प्लस के 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, एक तो -1 आ जाएगा, और आ जाएगा माइनस के 5/4। तो यही क्या है, इसके मूल हैं। अतः मूल बराबर -1, -5/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपके 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो F है इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन। तो तांबे की छड़ कैसी होती है कि लंबवृत्तीय बेलन होती है ना, तो छड़ भी ऐसे ही तो बनाएंगे छड़ को, तो ये बेलन ही तो है। तो बेलन का आयतन का सूत्र लगना है सिंपल सा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो F है, एक इसमें छड़ दी है, तांबे की छड़ है, इसमें 1 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे व्यास d बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ से पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, r बराबर इसका आधा हो जाएगा यानी 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 8 सेंटीमीटर लंबी जो इसकी लंबाई होती है यानी वो h की काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर 8 सेंटीमीटर। छड़ का आयतन, तो छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन यानी बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, चलिए 3.14 रख लीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर है, इंटू एच का मतलब 8 आ जाएगा। तो 3.14 इंटू 1/2 का वर्क करेंगे 1/4, इंटू में 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, अब 2 की गुना इधर कर दीजिए, 14 दूनी 28 और 2 3 6। तो इसमें जो आंसर आएगा सेंटीमीटर की क्यूब में छड़ का आयतन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर की क्यूब, और इसमें भी आपके 2 नंबर पक्के। तो आपका जो है खंड बी का पहला पार्ट इसमें कंप्लीट होता है, जिसमें बताएगा मुझे कि 12 में से आपने यानी 6 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी लघु क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात यह है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है इसमें, तो किन्हीं भी 5 खंडों का इसमें उत्तर देना है आपको। यदि किसी एपी के पहले m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक एपी वाले चैप्टर से है, इसमें कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो आपको कौन कौन से 5 खंड करने हैं आप अपनी मर्जी से कीजिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें
6 के 6। कोई बच्चा हो सकता है पहला छोड़ करके बाकी 5 कर ले, कोई छोड़ सकता है दूसरा छोड़ दे बाकी 5 कर ले। तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन, मैं तो सभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन आपको केवल 5 ही करने होंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूँ, लेकिन एक बार और करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 का पहला पार्ट है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योगफल n है, तो m पदों का योग को लिखेंगे m पदों का योग, यानी कि sm से लिख सकते हैं इसको। n पदों के योग को sn लिखेंगे और m पदों के योग को हम sm लिखेंगे। तो sm है कितना, n है, ठीक है। sm बराबर n, तथा n पदों का योग m है, तो लिखेंगे n पदों का योग, पदों का योग। तो n पदों का योग हम sn लिखते हैं और sn का मान दिया है इसने m। तो पूछा m प्लस n पदों का योग, m प्लस n पदों का योग उसने हमसे पूछा है, तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आ जाएंगे सूत्रानुसार। सूत्रानुसार सूत्र क्या होता है, जो sm का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, sm बराबर m/2 और 2a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा sm का फॉर्मूला। और sm का मान कितना है, n है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर m/2 और 2a प्लस m-1 इंटू डी। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n बराबर, और m की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2am और प्लस में m इंटू m-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेंगे। इसी प्रकार जो Sn है, तो Sn का जो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 तथा Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है Sn का। 2 की पहले Sn का मान रखिए m बराबर में n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 2m बराबर n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2a n आ जाएगा और प्लस में n इंटू n-1 इंटू डी, और समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके किसका मान निकालना है, इसमें m प्लस n पदों का योगफल बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम घटा सकते हैं जिससे कुछ कॉमन चीज़ आ जाएंगी, कट जाएंगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो या समीकरण 1 में से 2 को घटा लो, मर्जी है आपकी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से जब समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2n माइनस 2m लिखेंगे इधर, 2n माइनस में 2m और बराबर में इसमें से इसको घटाना है, यानी 2am माइनस के लिखेंगे 2an। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस के m-1 इंटू डी में से किसको घटाना है, n-1 इंटू डी को। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं इस वाली साइड से, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n-m बचेगा। और इन दोनों का पेयर बन गया तो 2a कॉमन आ जाएगा इनमें, तो यहाँ पर m-n बचेगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, d कॉमन दिख रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ से हम d कॉमन ले सकते हैं, कहाँ पर, इसके हम बाहर लिख देंगे d, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू m यानी m स्क्वायर, और माइनस के m आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा n स्क्वायर, और माइनस के माइनस प्लस के n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2m माइनस m बचा इधर बराबर में, और 2a m-n बचा प्लस। अब देखिए a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये इसको हम अलग लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को, और यहाँ से माइनस के m और प्लस के n को हम अलग लिखेंगे इनटू में d। इसमें जो है n-m एज इट इज चलेगा और 2a m-n एज इट इज चलेगा प्लस। इसमें हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो लिख देंगे इसको m-n इंटू m प्लस n, हाँ है ना, ठीक है। अब इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 जब कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, m माइनस के n आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर भी m-n है और यहाँ पर भी m-n आ जाएगा और यहाँ पर भी m-n आ जाएगा, तो मैं तीनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो n-m बचा और बराबर में 2a और m के n बचा। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, m-n आ रहा है, m-n कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया, m+n बचा और -1 बचा और ये d बचा।
इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस के 2, तो m पहले आ जाएगा और n बाद में आ जाएगा। सेम ऐसे इधर इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, चलो बाद में ले लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर बच गया m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n सब में से कॉमन लेके मैंने काट दिया। अब क्या बचा इधर, माइनस के 2 बराबर में 2a, और क्या बचा प्लस में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब इसको जो है हम समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण हमने 3 मान ली। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था m प्लस n पदों का योगफल। तो लिखेंगे नेक्स्ट पेज से, नोट कीजिए पहले, m प्लस n पदों का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला ओपन होगा, यानी कि एस m प्लस n का जो फॉर्मूला ओपन होगा वो होगा m प्लस n अपॉन 2 और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। है ना भाई, अगर n पदों का योगफल होता तो n माइनस 1 इंटू डी आता, अगर m पदों का योगफल होता तो m माइनस 1 इंटू डी आता। लेकिन अब कितने पदों का योग है, m प्लस n पदों का, तो बस हमने m प्लस n ही तो लिखा है जहाँ जहाँ पर भी n था। अब इसका जो मान हमने अभी निकाला था समीकरण नंबर 3 से, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 रख सकते हैं। तो m प्लस n अपॉन में 2 और इंटू में -2, तो 2 से गया 2 और माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा माइनस के m प्लस n। ठीक है, यही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी समझने वाला भी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो हर बार एक नए क्वेश्चन तो नया देखने को मिलता ही है। इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो बी है इसमें पूछा दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ठीक है, तो ये एक वृत्त वाले चैप्टर से है, जो आपका चैप्टर है वृत्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, इसने हमसे बोला है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु, कोई भी मान सकते हैं, कोई भी बिंदु होगा, तो इससे जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यानी सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी ये वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु मान लीजिए ये है और ये है, इन दोनों बिंदु रेखाओं को मिलाने, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है, तो केंद्र पर जो बना कोण कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों समपूरक हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समपूरक सिद्ध करना है। और समपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है समपूरक कहलाते हैं। यानी हमें सिद्ध करना है इस वाले कोण का योग और इस वाले कोण का योग 180, सिंपल सी बात ये है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो उसने दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, जो केंद्र ओ वाले, तो लिखेंगे केंद्र, जो इसका केंद्र मान लीजिए O, इसे मान लेंगे B, और ये एक बिंदु A, ये बिंदु P, B। ठीक है, तो लिखेंगे केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है, बाहर एक बिंदु P है। ठीक है, सिंपल सा जो हमने माना है कि केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। P से वृत्त पर, अब P से हमने 2 स्पर्श रेखा खींची है वृत्त पर, एक तो PA और एक PB। तो लिखेंगे P से वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। और जो इसका एंगल है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण को हम क्या बोलेंगे, कोण APB। तो लिखेंगे स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
कौन APB है, कौन APB है। और स्पर्श जो बिंदु है, स्पर्श बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है कौन सी, AB द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण क्या है, कोण AOB। तो लिखेंगे स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB केंद्र पर कोण AOB अंतरित करती है। ठीक है जी, यानी केंद्र का जो कोण है वो कौन सा है, कोण AOB है, करती है। तो जो जो चित्र में लिखा है हमने बस वही लिखा पहले कि दिया है केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहर बिंदु P है जिससे एक PA और PB दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई है। वृत्त जो स्पर्श रेखाएं हैं इनके बीच का कोण APB है और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा AB द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है AOB है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है आपको जो कोण APB है और कोण AOB है इस समपूरक हैं। तो लिखेंगे कोण APB तथा कोण AOB समपूरक है, यह हमें सिद्ध करना है। या कह सकते हैं कि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, समपूरक का मतलब क्या होता है, दोनों एंगलों का कोण कितना, योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हमें ये सिद्ध करना है। तब लिखेंगे इसमें उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति यानी इसमें हमने उत्पत्ति करनी है इसकी। तो सबसे पहले चूंकि जो AOA और OB कोई दोनों त्रिज्याएं हैं, हाँ है ना, कोई AOA कह दो और इसे OB कह दो। तो जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, इस त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर जो डाला गया लंब है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का लिखेंगे। तो लिखेंगे कोण OAP, कौन सा वाला, कोण OAP बराबर 90 डिग्री तथा कोण OBP, कोण OBP बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज, ये देखिए इसमें चतुर्भुज बनना है। एक तो OAPB है ना, ये एक चतुर्भुज ही तो बनना है, इसकी चार भुजाएं हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो चतुर्भुज OAPB से, तो जो चतुर्भुज होता है उसके सारे कोणों का योग कितना होता है आप जानते हैं, 360 होता है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो चारों कोण कौन कौन से हैं, तो कोण AOP, कोण OAP प्लस कोण APB और प्लस कोण OBP, कोण OBP और प्लस एक ये वाला एंगल कौन सा, AOB। इन चारों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अब यहाँ से OAP और OBP की वैल्यू कितनी है, इसकी और इसकी अलग अलग 90 है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस कोण APB प्लस इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री और प्लस कोण AOB बराबर 360। अब देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 हो गए और 180 को जब 360 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 180 ही आ जाएगा। तो कोण APB प्लस के कोण AOB बराबर 180 डिग्री बचा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोण कैसे हैं, एक समपूरक कोण है, यही तो हमें सिद्ध करना था। और लिखेंगे अतः कोण APB तथा कोण AOB समपूरक हैं, समपूरक हैं। यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था।
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सीधे 4 नंबर आपके पक्के। तो आपको जो है थ्योरम ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये वाली थ्योरम कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समपूरक होता है, अच्छे से कर लेना। और एक ये वाला कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये एक ना एक थ्योरम आपसे ज़रूर पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको दोनों ही कराऊंगा। अभी हमने फ़िलहाल ये करी है, नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में वो वाली कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो सी है इसमें दिया है बिंदु -4, कोमा बिंदु ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपसे अनुपात पूछा है अब की बार, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, एक बिंदु है -4, 6, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लीजिए ये एक रेखाखंड है जिसमें एक बिंदु ए और एक बिंदु बी को जोड़ने वाला रेखाखंड है। इसके निर्देशांक है -6, 10 और इसके निर्देशांक है बी के 3, -8। तो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है -4, 6, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा हमसे पूछा है। तो हम मानेंगे k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो जब भी आपसे अनुपात पूछे हमेशा k अनुपात 1 मानना है। तो लिखेंगे माना बिंदु -4, 6 बिंदु -6, 10 और इसे ए लिखेंगे, इसे बी लिखेंगे, 3, -8 को k अनुपात 1 में विभाजित करेगा या करता है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, जो बीच वाला निर्देशांक होता है यानी कि कैपिटल X और कैपिटल Y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 और प्लस में m2x1 और बटे में m1 + m2 और कोमा m1y2 प्लस m2y1 और अपोन में m1 + m2। याद है ना आपको ये फॉर्मूला। अब जो कैपिटल XY होता है वो अंतः विभाजित का निर्देशांक होता है, यानी कैपिटल X हो गया, ये कैपिटल Y हो गया, ये हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये अनुपात को बोलते हैं हम m1 m2, ठीक है। इन सब की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। कैपिटल X की वैल्यू है -4 और कैपिटल Y की वैल्यू है 6 बराबर m1 की वैल्यू है k गुना x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है -6 अपॉन m1 + m2 यानी k + 1 लिख देंगे इधर को, कोमा m1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू -8, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 10 और बटे में k + 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे 3 के -6 बटे k + 1 और -8 के और प्लस के 10 बटे में k + 1 -4, 6। अब ये दोनों जो है बिंदु बराबर हैं तो इसका -4 के बराबर कितना आ जाएगा 3 के -6 बटे k + 1 और 6 के बराबर कितना आ जाएगा -8 के + 10 अपॉन k + 1। आप जो है किसी भी एक को इक्वल लेके सोल्व कर सकते हैं। तो -4 बराबर लिखेंगे 3 के -6 बटे k + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के आ जाएगा और -4 बराबर 3 के -6 और यहाँ से 4 के को इधर ले जाओगे 7 के बनेंगे और 6 के इधर लाएंगे प्लस के तो बटे 2 बचेंगे 2, के का मान आ जाएगा 2/7, हाँ है ना। अगर आप इससे सोल्व करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, या 6 बराबर -8 के प्लस के 10 बटे k + 1 इधर मल्टीप्लाई करो 6 के प्लस के 6 बराबर -8 के प्लस के 10, 8 के को इधर ले जाएंगे 14 के बनेंगे और 6 को इधर ले जाएंगे 4 बचेंगे, 4 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो k का मान आ जाएगा फिर भी 2/7। तो आप किसी भी पहले वाले से कर लीजिए सोल्व या दूसरे वाले से कर लीजिए, मान आने हैं एक ही। अच्छा k का मान आ गया ये, अतः अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात हमने क्या माना था k अनुपात 1 माना था, तो k अनुपात 1, k की वैल्यू कितनी है 2/7, तो अनुपात 1 इस 7 की गुना इधर कर देंगे तो 2:7 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सीधे आपके 4 नंबर लिख दिए जाएंगे। अगर आपने मेरे वाला मेथड अपनाया तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, इसी मेथड से आप करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी ने क्या पूछा है
निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वाले सवाल भी मैं कई बार आपको करा चुका हूँ, चलिए एक बार और कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है, एक बहुलक है मतलब वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले हमें क्या निकालनी पड़ती है, बारंबारता, बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता यहाँ पर 12 की है, ठीक है। तो इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 80 हो जाएगा। 60 80 का मतलब क्या है कि जो L का मान हो जाएगा वो 60 आ जाएगा और H का मान आ जाएगा 20। तो इसको टेबल को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसी टेबल से हम इस्तेमाल कर लेंगे इसका, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप टेबल जरूर बनाइएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का डी। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। और जब बहुलक वर्ग मिल गया तो हमें L का मान निकल गया कितना 60 और H का मान आ जाएगा यहाँ से 80 में से 60 जाएंगे तो 20 आ जाएगा। और ये वाली जो बारंबारता है इसको नाम देंगे हम F0 और इसको नाम देंगे हम F, और शुरुआत वाले को हम F0 और इस वाले को हम F1 नाम देंगे, ठीक है। तो F0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 10 और F1 का मान कितना आ जाएगा, ये F1 है और ये F2 है। F1 का मान आ जाएगा 12 और F2 का मान आ जाएगा 6, ठीक है। अब फॉर्मूला याद होगा आपको बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस 2F माइनस के F0 बटे में F2F नहीं, यहाँ पर होगा F1 माइनस F0 बटे में यहाँ आ जाएगा 2F1, ठीक है, माइनस के F0 माइनस के F2 और गुना में आ जाएगा H। ये फॉर्मूला होता है बहुलक का। L की वैल्यू रखेंगे 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस F0 का मान कितना है 10 बटे 2F1 यानी कि 12 दूनी 24 माइनस के F0 यानी कि 10 और माइनस के F2 यानी कि 6 और गुना में H। तो H का मान कितना है यहाँ पे 20 है, तो लिख देंगे 12 में से 10 जाएंगे ऊपर बचेंगे 2 बटे 10 और 6 16 और 24 में से जब 16 घटाएंगे कितना जाएगा 8 बचेगा और इंटू में 20, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 पंजे 20। तो 60 प्लस के 5 कितना जाएगा यहाँ 65 आ जाएगा। तो बहुलक क्या बन जाएगा इसका 65 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और 4 नंबर पक्के आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ई, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो ई है ये भी द्विघात समीकरण दी गई है इसमें और मूलों को ही ज्ञात करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अति लघु में किया था जिसमें मूल ज्ञात करने थे, लेकिन इसमें केवल अंडर रूट दिया है, तो थोड़ा अंडर रूट की वजह से ये 4 नंबर का बन गया। तो देख लीजिए अंडर रूट लगते ही आपका कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। मैंने अंडर रूट वाले आपको अच्छे से कराए हुए हैं, तो कैसे करते हैं अंडर रूट वाले को देख लीजिए एक बार। पहले मैं यहाँ लिखूंगा, क्वेश्चन है आपका ई 3x² माइनस के 2 अंडर रूट 6x और प्लस के 2 बराबर 0। इसके मूल याद करने हैं। तो मूल का मतलब होता है x की वैल्यूज़। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करिए भाई, 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 हैं, इस 6 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं इस 6 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसमें अंडर रूट भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए आपका 2 भी आना चाहिए। तो इसको हम 6 को सबसे पहले तो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 में तोड़ दीजिए तो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 लिख दिया, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 6। अब 6 में कुछ नहीं बचा और 1 बचेगा, 6 एकम 6, इसके 2 फैक्टर होते हैं 6 इंटू 6। इस 6 के हमने 2 फैक्टर लिख दिया अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। अब बचा 1, तो हम 1 को यहाँ पर भी लिख देंगे और 1 को हम यहाँ पर भी लिख देंगे, और अगर दोनों का माइनस करके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, है ना। और -1 को हम गुना में हम लिखते नहीं, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा इसका मूल 3x² माइनस के अंडर रूट 6x और माइनस के अंडर रूट 6x और प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान से देखिए। इस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, है ना। और x² माइनस इस अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x, ठीक है। माइनस इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x और प्लस के 2 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो अंडर रूट 3 आ रहा है कॉमन और एक x कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 3x कॉमन ले लिया, बचा कितना अंडर रूट 3 बचा और माइनस के अंडर रूट 2 बचा, एक x भी बचा। अब यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है और माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंडर रूट 3x बचा और माइनस के
√2 बचा, बराबर में 0। तो कितना आ जाएगा, √3x माइनस के √2, और यहाँ पर कितना बचा, √3x माइनस के √2। तो दोनों सेम ही हैं, तो हम इसका जो मान आएगा x का वो भी सेम ही आएगा। कौन सा, √2 बटे √3 और √2 बटे √3, या x बराबर लिख दीजिए √2 बटे 3 और √2 बटे 3। तो इसके जो मूल हो जाएंगे, अतः मूल बराबर √2 बटे 3 और √2 बटा 3, ये इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा और 4 नंबर आपके पक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर F की ओर। क्वेश्चन नंबर F के देखिए 2 पार्ट्स हैं, और इसमें पहले पार्ट्स में क्या पूछा है, 867 और 255 का लय से ज्ञात कीजिए, और सेकंड पार्ट में है 867 और 255 का मैं से ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, पहला पार्ट भी 2 नंबर का और सेकंड पार्ट भी 2 नंबर का, यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर F भी 4 नंबर का ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो F है इसमें लिखेंगे पहला पार्ट 867 तथा 255 का हमें क्या निकालना है, लय से। और लय से निकालने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले इनके दोनों के फैक्टर कर लीजिए। तो 867 के फैक्टर अलग लिखेंगे और 255 के फैक्टर हम अलग लिखेंगे। 867 को हम किससे काट सकते हैं भाई, 8 6 14 और 14 7 21 होते हैं। 21 3 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और बचेंगे 2, 3 8 24, बचेंगे 2, 3 9 27, और 289 17 का वर्ग होता है और इस 17 से कट जाएगा। 255 को काट के देखिए किससे कटेगा, ये 5 और 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, बचेंगे 1 और 3 5 15, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, बचेंगे इतने 3 5 7 35, और 17 से कट जाएगा एक बार। यानी 867 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 17 गुना 17, और 255 बराबर क्या लिख सकते हैं हम 3 गुना 5 गुना 17। तो जो लैसा आ जाएगा वो लैसा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो बचा हुआ है उसे लिखना है। भाई एक बार लिखेंगे इस 3 को और इस 17 को एक बार लिखेंगे, और जो बचा हुआ है उसको पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा लैसा। तो हल करिए इसको, 289 बनेगा भाई 3 गुना 17 गुना 17, ये 3 गुना 17 गुना 17 का मान कितना आया था, 867 आया था, नहीं 8 आया था, तो इसकी जगह हम 867 लिख देंगे, और गुना 5 और करना है बस, 5 7 35, बचे कितने 3, 5 6 30, 3 33, हासिल लगू 3, 5 8 40, 3 43। तो इसका जो लैसा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4335। और आगे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में पूछा है 867 तथा 255 का मैस है। तो मैसा कितना आ जाएगा, मैसा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। देखिए मैसा क्या होता है, कॉमन होता है, तो इनमें कॉमन 3 है और 17 है। तो मैसा कितना आ जाएगा, मैसा 3 गुना 17 यानी 17 51, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो सेकंड पार्ट था इसमें लघु क्वेश्चन सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आप मुझे बताइएगा आपने 5 क्वेश्चनों में से यानी 6 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन किए और कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है। जो भी आपका डाउट रह गया उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन और अथवा वाले भी 3 क्वेश्चन, यानी 6 लॉन्ग क्वेश्चन बच गए। तो 6 के 6 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर मैं इसी वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए सेकंड वीडियो लाएंगे तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने कराया, और आपने मुझसे भी पहले अपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे, क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। करते रहिए ऐसे ही, तैयारी अच्छे से करते रहिए, बोर्ड में इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दो वीडियो को, आग लगा दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।